सभी को क्रांति कुंज गुरुकुल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो है इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर। क्या मतलब है इसका इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर का, और इफेक्टिव टीचिंग हम किसको बोलते हैं। तो इफेक्टिव टीचिंग मैंने स्टार्टिंग जो हमारी बेसिक वाली क्लास थी उसमें भी आपको बता दिया था कि जिसमें जो बात या फिर जो नॉलेज टीचर ट्रांसफर करना चाहता है स्टूडेंट्स के पास, तो वो उसी रूप में ट्रांसफर हो, यानी कि बच्चे जो विद्यार्थी हैं उसी रूप में उस बच्चे को उस नॉलेज को समझें जिस एस्पेक्ट में जो टीचर है उसको समझाना चाहता है, वही इफेक्टिव टीचिंग होती है। तो इज द नॉलेज, स्ट्रेटजीज, प्रोसेसेस एंड बिहेवियर्स दैट लीड टू गुड स्टूडेंट आउटकम। कि जब स्टूडेंट की आउटकम निकल कर आती है, अच्छी आउटकम निकल कर आती है, यानी कि स्टूडेंट रिजल्ट देते हैं, तो वो इफेक्टिव टीचिंग कहलाती है। तो इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर क्या है कि दो टाइप के इसमें बिहेवियर हमारे आते हैं जो इफेक्टिव टीचिंग के लिए मददगार साबित होते हैं। ठीक है, एक है हमारे मुख्य व्यवहार और एक है हेल्पिंग व्यवहार। ठीक है, यानी कि एक है जो मुख्य है, मेन की बिहेवियर है, दूसरे जो की बिहेवियर की हेल्प करते हैं जो बिहेवियर, वो हमारे हेल्पिंग हेल्पिंग बिहेवियर में आते हैं। दोनों पांच पांच हैं। सबसे पहली आपकी कंडीशन है इस लेक्चर में कि आप इनके नाम याद कर लेंगे कि पांच पांच कौन से आते हैं। डायरेक्ट ये भी पूछ लेते हैं कि जो नीचे की बिहेवियर नीचे जो बिहेवियर के नाम दिए गए हैं तो ये किस में आता है, या फिर आपसे ये पूछेंगे विच आर द फॉलोइंग बिहेवियर्स आर की बिहेवियर्स, तो नीचे आपको 4 या 5 नाम दिए होंगे, उसमें आपको की बिहेवियर जो है वो सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले आप इसको नाम याद कर लीजिए। की बिहेवियर में पहले आता है आपका लेसन क्लैरिटी, दूसरे नंबर पर इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, तीसरे नंबर पर टीचर टास्क ओरिएंटेशन, एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, स्टूडेंट सक्सेस रेट। तो ये जो है मुख्य व्यवहार कहलाते हैं, की बिहेवियर कहलाते हैं। हेल्पिंग बिहेवियर, यूजिंग स्टूडेंट्स आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन, स्ट्रक्चरिंग, क्वेश्चनिंग, प्रोबिंग और टीचर अफेक्ट्स। तो ये सारे आते हैं आपके, ये नीचे वाले 5 आते हैं हेल्पिंग बिहेवियर्स में। ठीक है, तो मस्ट है ये, आपको 10 के 10 नाम आपको याद होने चाहिए और कैटेगरी के साथ होने चाहिए कि की बिहेवियर में 5 नाम कौन से आते हैं, हेल्पिंग बिहेवियर में 5 नाम कौन से आते हैं। अब क्या इनका मतलब है ये समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बिहेवियर्स की जो मुख्य व्यवहार हैं उसमें सबसे पहला था हमारा लेसन क्लैरिटी, कि जो पाठ टीचर द्वारा पढ़ाया जा रहा है वो बिल्कुल क्लियर हो, यानी कि स्पष्ट हो कि टीचर क्या बताना चाहता है, किस इंफॉर्मेशन को टीचर देना चाहता है। तो ये क्लैरिटी, ये स्पष्टता उस मैसेज में होनी चाहिए, उस इंफॉर्मेशन में होनी चाहिए। ठीक है, तो इन ए क्लियर स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर वो ट्रांसफर होना चाहिए नॉलेज का। दे शुड बी अनकॉम्प्लिकेटेड एंड विद मिनिमल डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, भटकाव ना हो कि कभी टॉपिक कहीं पर जा रहा है, कभी टॉपिक कहीं पर जा रहा है। अभी टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं तो हम मैथ की अचानक से बात करने लग जाएं या फिर एनवायरनमेंट की बात करने लग जाएं, ठीक है, जो कि बिल्कुल रेलिवेंट ना हो उस टॉपिक के। ठीक है, सबसे मेन चीज ये है कि उस टॉपिक से संबंधित जो चीज ना हो उसकी हम बीच बीच में बात करने लग जाएं, तो स्टूडेंट्स को यही समझ में नहीं आएगा कि आखिरकार जो टीचर हैं वो पढ़ाना क्या चाहते हैं। क्या टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाना चाहते हैं, या मैथ के बारे में बताना चाहते हैं क्लास में, या फिर 9th यूनिट पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो लेसन क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, तो तभी इफेक्टिव टीचिंग हो पाती है। दूसरे नंबर पर आता है इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, कि जो निर्देश टीचर देता है उसमें वैरायटी होनी चाहिए। कैसे वैरायटी होनी चाहिए कि जैसे एक ही क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे, अलग अलग इंटेलेक्ट के बच्चे प्रेजेंट होते हैं। कोई बहुत कम शब्दों में जो बच्चा है जल्दी कैच कर लेता है बात को, किसी को पूरा डिटेल में बताने के बाद भी 2-3 बार उसको खुद से पढ़नी पड़ती है तब बात समझ में आती है। ठीक है, तो सभी बच्चों के लिए अलग अलग प्रकार से जो बच्चा जैसे समझता है, कोई टेक्नोलॉजी की मदद से समझता है कि उसको वीडियो दिखा दी जाए, कि फोटो दिखा दी जाए, ठीक है, तो वो प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, कोई एक्टिविटी जो हम पीछे लेक्चर में पढ़कर आए हैं कि क्या क्या एक्टिविटी, क्या गेमिफिकेशन कर दें क्लास में,
जो हम टीचिंग टेक्निक्स पढ़कर आए हैं। गेमिफिकेशन से बच्चा समझता है तो वो भी वैरायटी लेकर आनी चाहिए अपनी टीचिंग में, ठीक है। और वॉइस और जेस्चर्स में भी क्या आना चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही टोन में हमेशा बात करते रहें, ठीक है। तो उससे भी जो है बच्चों को कुछ खास क्लैरिटी नहीं आती है। जैसे कि आपने एक मूवी में देखा होगा, पीके मूवी में, उसने अच्छा शब्द एक ही है लेकिन अलग अलग तरीके से बोला, अलग अलग वॉइस में, अलग अलग पिच के साथ बोला उसको, तो वो उसका मीनिंग जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। तो इसीलिए जिस संदर्भ में जो बात की जा रही है उसी से संबंधित वॉइस एंड जेस्चर्स का भी प्रयोग करना चाहिए। तो ये इंस्ट्रक्शनल वैरायटी में आता है, ठीक है। अगला इसमें आता है हमारा टीचर टास्क ओरिएंटेशन। मतलब क्या है इसका, कि जो टीचर है, जो टास्क क्या है उसका, टीचिंग। एक टीचर का टास्क क्या होता है, टीचिंग होती है। तो जो भी टीचर है, जो उसका मैक्सिमम टाइम स्पेंट हो, ठीक है, यानी कि अपने टास्क को, अपना जो लेक्चर है, अभी आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर्स। तो इस लेक्चर को, इस टॉपिक को इस तरह से प्रिपेयर किया जाए कि डिस्ट्रैक्ट ना हो, ना बच्चे डिस्ट्रैक्ट हों, कि बीच बीच में कोई दूसरा एलिमेंट नहीं घुस रहा है इसमें। इफेक्टिव टीचिंग, तो इफेक्टिव टीचिंग की ही हम बात करेंगे, ठीक है। तो यानी कि जो मैक्सिमम टाइम स्पेंड हो उस लेक्चर में, उसी टॉपिक पर होना चाहिए, यानी उसी टास्क पर होना चाहिए। तो ये ओरिएंटेशन भी टीचर की होनी चाहिए। टू मैक्सिमाइज द टाइम स्पेंट टीचिंग, प्रिवेंट डिस्ट्रैक्टिंग बिहेवियर, ऑर्गेनाइज लेसन वेल, ठीक है। 4 नंबर पर हमारा आता है एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, कि जो लर्निंग प्रोसेस चल रहा है उसमें एंगेज रहें बच्चे। कैसे एंगेज होंगे, वो अलग अलग जो हमने पिछली क्लास में भी देखा टीचिंग टेक्निक्स में, कि गेमिफिकेशन हम कर सकते हैं, है ना। हम बज ग्रुप मेथड यूज कर सकते हैं, जिगशो स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं, जिससे बच्चे जो हैं एंगेज ज्यादा होते हैं, ज्यादा पार्टिसिपेट कर पाते हैं, ठीक है। और इंडिपेंडेंट काम करने की, सुनने की, बोलने की, उनमें जो स्किल्स हैं वो भी डेवलप होती हैं। तो एंगेजमेंट के लिए वो जो है निरंतर एक टीचर को प्रयास करना चाहिए नए नए एलिमेंट क्लास में ऐड करने का। कीप ए डेली शेड्यूल टू मैक्सिमाइज कंफ्यूजन अमंग स्टूडेंट्स एंड गिव इंडिपेंडेंट वर्क दैट इज इंटरेस्टिंग, ठीक है। कोई ऐसी प्रॉब्लम उनको दे दी जाए कि आपको इसका सॉल्यूशन ढूंढना है, तो बच्चे उसी में लगे रहते हैं, ठीक है। जैसे एक छोटे बच्चे को आप कोई भी चीज पजल करके दे दो तो वो उसी में लगा रहेगा। तो ऐसे ही एक क्लासरूम का है कि अगर उसमें हम ऐसी प्रॉब्लम बच्चे को दे देते हैं उसकी एज के हिसाब से, कि छोटे बच्चे के लिए वो प्रॉब्लम बड़ी है, और जो क्लासरूम में जो बच्चा स्कूल टाइम में या फिर कॉलेज में पढ़ता है तो उसके लिए थोड़ी सी उस लेवल की प्रॉब्लम दे दी जाए तो वो एंगेज रहता है बच्चा, ठीक है। लास्ट इसमें की बिहेवियर आता है हमारा स्टूडेंट्स सक्सेस रेट, कि जो स्टूडेंट्स की सक्सेस करने का जो रेट है, जो दर है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे सक्सेस हों उस टीचिंग से, तो कैसे होगा ये। जैसे मैं आपको बोलता हूँ, मैं हर लेक्चर में ये बोलता हूँ कि पीछे का जो आपका छूट गया है उसको कोई बात नहीं, उसमें अभी समय खराब मत करिए अपना, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है कि जो आपका डेली चल रहा है उसको आप पढ़ पाते हैं और फिर आप एक्स्ट्रा करते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन जो आपका प्रेजेंट में लाइव क्लास में चल रहा है उसको आप स्किप करते हैं और पीछे का पढ़ते हैं तो वो आपको हेल्पफुल नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए जो मैं बोलता हूँ कि नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आपको पीछे की सारी क्लासेस जो हैं रिवाइज करके आना है, पढ़कर आना है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जब स्टूडेंट जो है अपने पास से सेल्फ स्टडी करता है किसी टॉपिक पर, तो जब क्लास में वही वर्ड्स उसको बताए जाते हैं, अब क्लास मान लिया कल मैंने आपको बोला होता कि आप की बिहेवियर्स पढ़कर आएंगे इफेक्टिव टीचिंग के, तो आप केवल नाम नाम पढ़कर आए। आज लेक्चर में स्टार्टिंग में ही मैंने जो स्लाइड आपको दिखाई उसमें नाम नाम थे, तो आपको तुरंत याद आता है कि हाँ ये तो मैं कल नोटबुक में जो देखा था मैंने वही नाम है, और आसानी से आपको याद हो जाते हैं और आपका सक्सेस रेट भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे 5 थे की बिहेवियर्स। इसके बाद हैं हमारे कि जो की बिहेवियर्स की हेल्प करने के लिए जो बिहेवियर्स बने हैं जिनको हम हेल्पिंग बिहेवियर्स बोलते हैं, तो उनको डिस्कस करते हैं। जिसमें पहला आता है हमारा यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशंस, कि जो
स्टूडेंट्स आइडियाज देते हैं क्लास में कि टीचर ने पूछ लिया कि बीच में कि आप, अगर आपको फ्रीडम दे दी जाए कि मैं आपके अकॉर्डिंग पढ़ाऊं तो आप कैसे चाहते हो कि ये टॉपिक मुझे कैसे कराना चाहिए था। टीचर ने कोई बहुत, किसी एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा आइडिया टीचर को दे दिया, ठीक है। तो अगले दिन टीचर ने वही आइडिया जो है क्लास में यूज कर लिया, ठीक है। तो उस बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मेरी बताई हुई बात सर को अच्छी लगी, या फिर मैंने कोई बहुत अच्छी एडवाइस उनको दी, या फिर कोई अच्छा आइडिया उनके साथ शेयर किया, ठीक है। तो इससे बच्चे का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और वो धीरे धीरे जब दूसरे बच्चे भी एनकरेज होते हैं कि कल इसने बोला था, इसकी क्लास में अप्लाई हो गई चीज, तो मैं भी कुछ ऐसा सोचूंगा कि मैं भी टीचर को बोलूं और मेरी भी क्लास में वो चीज अप्लाई हो जाए, ठीक है। तो ये हेल्प करती है चीज इफेक्टिव टीचिंग में। स्ट्रक्चरिंग, एक कंप्लीट, जो हम बोला था पहली क्लास में बेसिक्स ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड में, कि टीचिंग जो है दोनों टाइप की होती है, फॉर्मल भी होती है और इनफॉर्मल भी होती है। जो आजकल चलती है वो फॉर्मल टीचिंग चलती है, तो उसी का ये पार्ट है स्ट्रक्चरिंग, कि स्ट्रक्चर्ड रूप में पूरी स्टडी जो है वो चलनी चाहिए, ठीक है। आजकल फॉर्मल टीचिंग ही ज्यादा चलती है, फॉर्मल एजुकेशन चलती है। तो पूरा जो लेसन प्लान हो आपकी, जितने भी टॉपिक्स है इसमें, तो लगभग 25-30 टॉपिक हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में, तो वो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस एक प्रॉपर ऑर्डर में पढ़ाए जाने चाहिए, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चरिंग होता है, लेसन प्लान होता है वो। तीसरा इसमें आता है हमारा क्वेश्चनिंग, कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको सवाल पूछने के लिए, डाउट्स पूछने के लिए एनकरेज करना चाहिए, ठीक है। एक दिन वो सवाल नहीं पूछेंगे, आप बार बार उनको टोकते रहो, ठीक है। जैसे कि हर क्लास में मैं आपको टोकता ही रहता हूँ कि आप कोई डाउट है तो कमेंट्स में लिखिए, अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जब एक फिजिकल क्लास का आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि हर बार एक ही, एक या दो स्टूडेंट को टीचर उठाकर बोलता है कि तुम्हें कोई डाउट है, तो 5-7-10 दिन वो मना करता रहेगा कि मुझे कोई डाउट नहीं है। क्लास में हेजिटेट करते हैं बच्चे स्टार्टिंग में बोलने से, ठीक है, कि टीचर क्या सोचेंगे कि इतनी छोटी सी बात भी मुझे नहीं समझ में आई, ठीक है। तो लेकिन जब बार बार टीचर एनकरेज करेगा उनको सवाल पूछने के लिए, तो वो ज्यादा सोच पाएंगे, ठीक है, कि डेली मुझे ही खड़ा खड़ा कर देते हैं, या फिर कल उसका नंबर आया था तो हो सकता है अगले दिन मेरा नंबर आ जाए कि मुझसे भी टीचर पूछेगा कि तुम्हें भी कोई डाउट है। तो अब वो सोचेगा कि क्या इस जो टॉपिक है इसमें और क्या सोचा जा सकता है, इसमें क्या प्रॉब्लम्स निकल सकती हैं, ठीक है। तो ये भी एनकरेज स्टूडेंट्स को करना चाहिए सवाल पूछने के लिए। 4 नंबर पर आता है प्रोबिंग। प्रोबिंग का मतलब होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपने, जो भी उसने आइडिया दिया, जो हमने पहले नंबर पर किया था कि यूजिंग द स्टूडेंट्स आइडियाज एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, जो स्टूडेंट्स ने आइडिया दिया तो एज इट इज कि ठीक है, बाकी बच्चों को समझ में नहीं आया वो कि इसने क्या बोल दिया, लेकिन टीचर को समझ में आ गया कि हाँ, ये स्टूडेंट जो है ये चीज बोलना चाहता है, तो उसको पूरी बात होने से पहले ही रोक दिया जाए कि ठीक है मैं समझ गया, ठीक है। तो ऐसा ना करें, स्टूडेंट को अपनी पूरा जो आइडिया है वो एक्सप्लेन करने दे अच्छे से, ताकि वो बच्चों को समझाए कि मैंने क्या सोचा है, ठीक है। तो ऐसे ही एक्सप्लेन, सारी चीजें इलेबोरेट करने की, बहुत चीजों के बारे में विस्तार से बात करने की हैबिट जो है वो स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप हो सके, तो ये प्रोबिंग होता है। लास्ट में आता है टीचर अफेक्ट्स, कि जो टीचर और एक स्टूडेंट का जो रिलेशन बनता है, तो उसमें क्या होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए और एम्पैथी होनी चाहिए, कि जो टीचर की जो समझाना चाहता है इतना अच्छा रिलेशन हो, कि जैसे हम बोलते हैं ना कि दोस्त ऐसा होना चाहिए कि बिना बोले ही दूसरे की मजबूरी समझ ले। तो ऐसे ही टीचर और लर्नर भी होने चाहिए, मतलब इतना अच्छा रिलेशन उनका धीरे धीरे बन जाए कि जो टीचर, कई बार कुछ चीजें छूट जाती हैं जो नहीं बोल पाते हैं क्लास के अंदर, ठीक है, क्योंकि इतनी सारी चीजें होती हैं तो कुछ एक दो चीजें मिस भी हो जाती होंगी, तो वो भी लर्नर समझ जाए कि हाँ, टीचर इसमें ये बात और बोल सकता था, तो इससे उत्साह बनता है, ठीक है। और कल वाली क्लास में मैं बोलूँ आपको, ठीक है, आज वाली क्लास में मान लिया मैंने कोई चीज छोड़ दी बताने के लिए, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं एक, लेकिन आपका और मेरा रिलेशन ऐसा है, इतना हेल्दी रिलेशन है,
तो आपने वो चीज समझ ली कि टीचर ये चीज और बोल सकते थे इसमें टॉपिक में, ठीक है। और कल मैं अब क्लास में आने के बाद बोलूं कि कल वाली क्लास में मैं ये चीज बोलना मेरे से छूट गया था, तो आप तुरंत आपके अंदर उत्साह आएगा कि हाँ, मैं अब चीजें कैच कर पा रहा हूँ आसानी से कि टीचर क्या क्या और कैसे सोचता है ये मैं समझ पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा टीचिंग टीचर अफेक्ट्स होता है। तो ये हमारे थे 5 हेल्पिंग बिहेवियर और 5 की बिहेवियर्स। टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके हम पीवाईक्यू देखते हैं। कोई डाउट हो आपको तो कमेंट में लिख सकते हो, कल वाली क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग शुड ए टीचर फोकस ऑन द क्लासरूम, कि एक टीचर को क्लासरूम में किस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए। 5 चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं, पांचों में से आपको आंसर ढूंढना है। वन वे कम्युनिकेशन पर फोकस करना चाहिए कि केवल टीचर मैं ही बोलूंगा चुपचाप बैठे रहो क्लास में, तो ऐसा तो फोकस नहीं करना चाहिए किसी भी टीचर को क्लासरूम में, ठीक है। यानी कि ए ऑप्शन आपका नहीं आएगा। तो जिसमें भी ए ऑप्शन लिखा है वो आपका आंसर नहीं हो सकता, उसको कट कर दीजिए। इंटर कल्चरल हार्मनी, यानी कि जो अलग अलग कल्चर से जो भी स्टूडेंट्स आते हैं तो उन सभी के बीच में एक सामंजस्य, एक बैलेंस बनाकर टीचर चले। तो यही क्लासरूम में किसी भी टीचर को, किसी भी स्टूडेंट को चाहिए कि वो अपनी कास्ट, अपने रिलीजन या फिर अपने कल्चर की वजह से हाईलाइट ना हो क्लास में, सभी मिलजुल कर रहे हैं। तो यानी कि बी ऑप्शन आपका आएगा। तो जिसमें बी ऑप्शन है वो आपका आंसर होगा। तो बी केवल एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट्स, फीडबैक भी लिया जाना चाहिए स्टूडेंट्स से। कंडक्टिव एटमॉस्फेयर बनना चाहिए कि जिसमें सभी बच्चे जो हैं पार्टिसिपेट करें, तो ये भी होना चाहिए। सलाह देने से बचना चाहिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बी, सी और डी ये आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ से अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे हमारा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर प्रोमोटिंग स्टूडेंट्स एंगेजमेंट इन द क्लासरूम, कि बच्चे जो हैं क्लास में ज्यादा एंगेज रहें तो उसके लिए क्या प्रोमोट किया जाता है। इंक्रीज्ड टीचर सुपरविजन, कि टीचर जो है ज्यादा ध्यान दे क्लासरूम के ऊपर। तो जब टीचर हर एक स्टूडेंट के ऊपर ध्यान देगा तो सभी बच्चे जो हैं एंगेज हो जाएंगे क्लासरूम में, बिल्कुल सही बात है। यानी कि ए ऑप्शन आपका आएगा, ठीक है। फिर आता है, तो जिसमें ए नहीं है उसको कट कर दीजिए पहले। तो रिलेटिवली शॉर्ट क्लास ड्यूरेशन, कि कम टाइम के लिए पढ़ाऊं मैं बच्चों को तो बच्चे ज्यादा एंगेज होंगे, क्या ऐसा है। टॉपिक इंटरेस्टिंग लगना चाहिए उनको, क्लास ड्यूरेशन से फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि बी आपका नहीं आएगा। तो जिस ऑप्शन में बी है उसको भी कट कर दीजिए, तो बचा केवल एक ही ऑप्शन आपका, सेकंड ऑप्शन, ये करेक्ट हो जाएगा। तो कांस्टेंट प्रॉम्प्ट दिए जाने चाहिए, जिसको हमने पिछली क्लास में किया था कॉन्टिन्यूअस फीडबैक, और क्या बोला था इसको, साइबरनेटिक्स, ठीक है। एक्टिविटी विद क्लियरली डिफाइंड स्टेप्स, कि हर एक स्टेप जो है उस एक्टिविटी में अच्छे से दर्शाए गए हों, अच्छे से डिफाइन किए गए हों कि आपको इसके बाद क्या करना है। तो ए, सी और डी ये था आज का हमारा टॉपिक, ठीक है। तो जो भी आपके डाउट हो तो वो आप कमेंट कर दिया करो, नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस हम करेंगे। इतना ही रखेंगे हम आज के लिए। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। सभी को